नमस्कार। आप देख रहे हैं बात टके की। मैं हूं सोनिया सिंह। गोल्ड की रैली मिस हो गई, कोई बात नहीं। सिल्वर की रैली भी मिस हो गई, चलिए कोई बात नहीं। एक और रैली है जो आप मिस मत होने दीजिएगा, वो है कॉपर की रैली। क्यों? बताने के लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अजय सुरेश केडिया, डायरेक्टर हैं केडिया एडवाइजरी के। और साथ ही हैं औरबिंदो गयान, फाउंडर और सीईओ हैं ब्लू ग्लैंस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। केडिया साहब, आपसे शुरू करते हैं। कॉपर को बहुत सारे लोग रेड गोल्ड बोल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कोई भी ब्राइड, कोई भी ग्रूम, कोई वेडिंग रिंग तो नहीं पहनने वाली कॉपर की। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि इसे रेड गोल्ड माना जाए, अब जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर इनकी हमने रैली देखी है? नमस्कार सुनील। देखिए, बिल्कुल जिस ढंग से सोने के भाव में जो रैली आई है, उसी का हमने एक फॉलो अप चांदी में बढ़ते हुए देखा। चांदी को हम पोर्समैन गोल्ड भी कहते हैं। तो जो लोग सोने में चूक चुके थे वो चांदी में आ गए। प्लेटिनम भी हमने बढ़ते हुए देखा, प्लेटिनम बढ़ते हुए देखा। अब लग तो ऐसा ही रहा है कि जो लोग सोने की रैली मिस कर गए, अब कॉपर के भी ज्वेलरी में आ सकता है। लेकिन दैट इज क्वाइट, मतलब बहुत पुराने हम लोग पहनते थे। बट डेफिनेटली अगर हम देखते हैं तो मैंने एक जस्ट एक ओवरव्यू देख रहा था। कभी भी कोई पेंडेमिक लाइक सिचुएशंस बनती है इकोनॉमी में, तो एक कमोडिटी साइकिल स्टार्ट होती है। हम्म। एंड ये कमोडिटी साइकिल में देर आर डिफरेंट सेक्टर्स, और हर एक सेक्टर को एक नाम दिया हुआ है। जैसे हम बोलते हैं एक रिएक्टिव, मतलब कोई भी चीज होगा तो उसका इमीडिएट रिएक्ट आएगा मार्केट में। दूसरा आता है रेस्पॉन्डिंग, एंड थर्ड आता है स्लो रेस्पॉन्डिंग। तो पूरे मैं कमोडिटी को तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो कोविड के बाद जो 2-2.5 साल की रैली थी वो रिएक्टिव कमोडिटी, दैट मींस एनर्जी। एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल वी हैव सीन के प्राइसेस $113 तक का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। जबकि अगर नेचुरल गैस की बात करें तो $10 तक का हाई चले गया था। तो ये 2-2.5 साल हमने देखा जिसके अंदर रशिया यूक्रेन भी इंक्लूड था। डिमांड में इंप्रूवमेंट आया, सप्लाई डिस्टर्बेंस था। बट अगस्त 2022, मतलब अगर 2022 के बाद से देखें तो सेकंड सेक्टर स्टार्ट हुआ जो बुलियंस कहलाता है। बुलियंस में हम देखते हैं रेस्पॉन्ड होता है, मतलब धीरे धीरे उसमें रिएक्शंस आने स्टार्ट होते हैं। और अब अगस्त 2022 से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, एक ट्रेमेंडस रैली हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है। अभी भी अगर मैं बात करूं पिछले एक साल के अंदर, चांदी के अंदर लगभग 60% की तेजी वाई ओ वाई, और गोल्ड में भी लगभग 58 से 60% की तेजी दिखा चुका है। ये तो एक साल की बात रही है। अब मुझे लगता है कि जो तीसरा साइकिल स्टार्ट होगा वो है स्लो रेस्पॉन्डिंग, जिसमें हम इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करते हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल मेटल में आज मॉर्निंग में ही हमने देखा कि गोल्डमैन सैच्स की एक रिपोर्ट आई है जहां पे बताया जा रहा है कि 2030 तक एल्यूमिनियम का जो एवरेज रहेगा वो $2350 रहेगा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। लेकिन हम्म। ऐसे दो मेटल है जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मूव कर सकते हैं, क्योंकि वेदांता के अग्रवाल जी ने भी कहा था कॉपर इज अ न्यू गोल्ड। और यहाँ पे मुझे लगता भी है कि कॉपर अब तक रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट जिस ढंग से ईवीज के अंदर, जैसे पहले कार में 16% कॉपर वायरिंग का यूज होता था, आज करीबन हम देखते हैं 62-63%। तो एक तरफ ईवी की डिमांड है, सप्लाई साइड रिसेंटली हमने कंसर्न्स देखा, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में 1000 का लेवल, और एलएमई पे अगर हम देखें तो 10,600 का लेवल जस्ट छुआ है। तो आई थिंक नई रैली स्टार्ट होना बाकी है, जो अगले 1.5-2 साल तक बैर मिनिमम मुझे लगता है कि ये रैली कंस्टिट्यूट करेगी। और कॉपर एक लीडर होता है पूरे इंडस्ट्रियल मेटल में, और मुझे लगता है कि यस, कॉपर जिंक ये कमोडिटी आगे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिखा सकती है। और अबिंदो, जैसे कि अभी हमें केडिया साहब भी बता रहे हैं और एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव किस तरह से मेटल्स या कमोडिटीज रहते हैं। लेकिन जो हमने कॉपर में देखा है, आराम से शांति से बैठा हुआ था कॉपर। बल्कि जिन्होंने इनमें इन्वेस्ट भी किया हुआ था उनको लग रहा था पता नहीं ये चक्कर क्या है, ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा। लेकिन एकदम से हम देखते हैं, चाहे आप यूएस के टैरिफ की वजह से कह लें, सप्लाई डिमांड हम लगातार देख रहे हैं, सप्लाई कम हुई है, कई माइंस की इशू रही हैं। डिमांड, ये कह रहे हैं कि वो हम लगातार डिस्कस करेंगे, 4-5 सेक्टर्स जो कि हाईली इन डिमांड रहने वाले हैं फ्यूचर में, और उन सब में कॉपर का इस्तेमाल होता है। पर ये सब तो हमें पहले भी पता था। लेकिन एकदम से ये लास्ट अप्रैल से, अगर हम कहें अप्रैल में, अगर मैं एग्जांपल लूं से हिंदुस्तान कॉपर का, अगर हम इंडिया की बात करें, तो आई थिंक वो बॉटम पे आ चुका था प्राइस। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो वो अपने पीक पर है, 52 वीक्स हाई पर होगा। तो
आप इसको किस तरह से जज कर रहे हैं, क्या रीजन रहा है? क्या ऐसी कोई चीज है जो आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह हम पढ़ के कुछ समझ सकते हैं कि कॉपर क्यों बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा क्या है, एकदम से क्या हो गया? जी हाँ, थैंक यू सोनिया। आई थिंक ये जो क्वेश्चन आपने पूछा कॉपर को लेकर के बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले बड़े मार्केट में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी बात कर रहे थे कॉपर जो है नेक्स्ट गोल्ड है। उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली हम बात करें अभी, कि अभी कॉपर में ये साल का जो रिटर्न है 20% से ज्यादा हो चुकी है। और ऐसा किस वजह से कॉपर हुआ है और आगे जाकर के क्या होगा और क्यों हो रहा है, ये तीन चीज का क्वेश्चन अगर हम समझ में आ जाता है तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर हो या ट्रेडर्स हो या फिजिकल कंज्यूमर्स हो, सबको समझ में आएगा कॉपर हो क्या रहा है। इसके लिए मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। ग्लोबली हमने कॉपर का अगर बात करें, कॉपर का जो प्रोडक्शन है करीबन 23.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है। 2025 के नंबर के हिसाब से अगर हम स्टडी करते करें तो करीबन कॉपर जो है 4 लाख टन, दैट इज 0.4 मिलियन टन का डेफिसिट है। इस डेफिसिट का जो फैक्टर है वो काफी हद तक फैक्टर इन होने के वजह से कॉपर में तेजी दिखा। इसके अलावा और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, जो अभी इकोनॉमिक साइकिल अगर ग्लोबली देखें तो वी आर इन अ सिचुएशन कॉल्ड रिफ्लेशनरी पीरियड। इसका मतलब ये होता है हमको काफी लिक्विडिटी है प्लस ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। लिक्विडिटी है इसके वजह से ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, जो टिपिकली गोल्ड में होते हैं सिल्वर में होते हैं, काफी हद तक ईटीएफ इन्वेस्टमेंट जो है कॉपर में भी पास हुए हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल जो हम बात करें आगे जाकर के बेहतर होगा। इससे अपने को समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंजम्पशंस बढ़ेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के साथ साथ अगर हम एआई का बात करें या अगर हम बात करें कि कुछ और इंडस्ट्री, एआई ड्रिवन डेटा इंडस्ट्री या डेटा सेंटर से भी काफी हद तक कॉपर का जो डिमांड बढ़ते हुए आएगा। और आगे चल करके कॉपर में जो तेजी अभी बनी हुई है वो कंटिन्यू होना चाहिए। रही बात इंडिया पर्सपेक्टिव का, अगर बात करें कॉपर इंडिया में कंजम्पशन अराउंड 1.8 मिलियन टन होता है। आज के डेट पे अगर देखेंगे तो वेदांता प्रोडक्शन करते हैं, इसके अलावा अदानी ग्रुप भी प्रोडक्शन करते हैं। इन दोनों का जो टोटल प्रोडक्शन है उसको मिलाने के बावजूद भी थोड़ा बहुत रिसाइकलिंग प्रोडक्शन भी होता है इंडिया में, स्क्रैप रिसाइकलिंग। इसके अलावा काफी हद तक डिपेंडेंट जो है इम्पोर्ट से भरपाई किया जाता है। तो इंडिया जो है कंप्लीटली कॉपर इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री आज के डेट पे है। और आगे जाकर के जो 1.8 मिलियन टन है वो बढ़ के मेरे ख्याल से 2 मिलियन टन हो जाएगा। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कॉपर में ऑलरेडी डेफिसिट है, इसलिए हम काफी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ग्लोबली जैसे मैंने बताया तो मेजर चैलेंज इज कमिंग फ्रॉम सप्लाई साइड। अभी हमने रिसेंटली एक इंडोनेशिया से एक माइन क्लोजर का बात हुआ, देखे होंगे हमने, गैसबर्ग माइन जो करीबन 400 हम्म। लाख टन, दैट इज 400,000 टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है रुक गया है। वो कुल मिला लेकिन के स्माइल है। हम्म। कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा सप्लाई टाइटनेस को करेगा। और आपने देखा होगा काफी बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस अभी कॉपर की जो व्यूज है 2025 एंड 2026, इनफैक्ट हम भी ब्लू प्लान से हमारे कॉपर के व्यूज को जो है थोड़ा सा रिवीजन किए स्टडी को। और हमको ऐसा लगता है कि ये डेफिसिट जो है अगले 6 महीना 9 महीना तक कंटिन्यू रहेगा। इस डेफिसिट की वजह से एक तो हो गया आपका सप्लाई चैलेंजेस, उसके वजह से कॉपर का जो तेजी है वो कंटिन्यू और बरकरार रहेगा। दूसरी बात है डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज आपने को देखना है कि डेटा सेंटर डिमांड, ग्रीन एनर्जी डिमांड, ईवी डिमांड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये चार सेगमेंट को अगर देखें तो कुल मिला के डेटा सेंटर का डिमांड जो है ग्लोबली और भी बढ़ने का उम्मीद कर रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ कि अगर 1 मेगावाट का प्रोडक्शन का पावर जनरेशन करने के लिए हमको काफी हद तक का कॉपर, करीबन 4 से 5 किलो का कॉपर रिक्वायरमेंट होता है। बाई 2030 देयर इज एन एक्सपेक्टेशन की substantial incremental increase in your data center demand is going to increase। तो अगर आज के डेट पे कॉपर का ग्लोबली डेफिसिट 4 लाख टन है, वो जाकर के 1 मिलियन टन हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए इस तरह का अगर सिचुएशन रहा तो कॉपर के ट्रेंड जो अभी करीबन 20-22% का तेजी हमने देख चुका है, वो हो सकता है आगे जाकर के 3 से 6 महीना वो है वो तेजी बरकरार रहेगा और आगे कंटिन्यू होते रहे। जी। हम्म। तो अजय साहब, जैसे कि अरविंदो जी ने भी बताया कि डिमांड तो बढ़ने ही वाली है और 2050 तक तो डिमांड बहुत जबरदस्त हो सकती है कॉपर की। तो हम क्या, लेकिन एक बात बताएं, ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे हम मिडल ईस्ट कंट्रीज को देखते हैं,
उनके पास ऑयल था, क्या से क्या बन गई वो कंट्रीज जैसे ही ऑयल पता चला कि वहां पर है। तो ये जो साउथ अफ्रीका की या ये सब जो कंट्रीज हैं जहां पर कॉपर की माइंस हैं और जो मेजर सप्लायर्स हैं, वो बेचारे क्यों पॉवर्टी में हैं? देखिए, अगर हम डेफिनेटली ऑयल को भी एनर्जी का सोर्स मानते हैं, लेकिन जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर या हम एनर्जी की तरफ जब जाते हैं तो ये दो डिफरेंट पार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो माइंस हो मैं जाते हैं, लेकिन अजय जी, मैं उसकी सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरह से कॉपर कैन बी द न्यू गोल्ड, और कॉपर की जिस तरह से चाहे एआई हो, चाहे डेटा सेंटर्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स हों, ईवी जितनी भी बनेंगी अब उसमें आपको कॉपर चाहिए होगा। कॉपर के सब्स्टिट्यूट्स के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तो लग रहा है जैसे कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो उसके उसके चलते मैं पूछ रही हूँ कि अगर इतनी डिमांड रहने वाली है तो मतलब कॉपर इज अ न्यू ऑयल। नहीं, डेफिनेटली ये तो पक्का ही है कि आज हम जब एआई में और जब हम डिजिटल में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉपर की रिक्वायरमेंट तो आनी आनी है। लेकिन जो आपका पहले बात जब हमने बात की थी, तो एक होता है प्रोडक्शन जो हम लोग माइन से निकाल रहे हैं, और दूसरा जो कंजम्पशन आ रहा है वो आप देखेंगे तो एडवांस इकोनॉमी में है। तो जितने भी, जैसे हम यूएस की बात करें, चाइना की बात, तो यहाँ पे है तो जो डिफरेंस है जो ग्रोथ का, वो इसीलिए डिफरेंसेस है क्योंकि जहां से हम आउटपुट्स आ रहे हैं वहां पे कंजम्पशन उतना नहीं है। आज इंडिया भी अगर हम देखें तो आज से 50 साल पहले की बात कर लीजिए और आज कर लीजिए, आज हम लोग सबसे बड़े कंज्यूमर बन चुके हैं। तो कॉपर एज ए न्यू, जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं या ईवीज की बात करें, तो ईवीज आप समझ के चलिए कि अगर हम साउथ अफ्रीका के कोई गांव की बात करें, वहां पे ईवीज का एज ऑफ नाउ कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन है यूएस साइड। तो ये डिफरेंशिएट काफी बना हुआ है। बट यस, मुझे लगता है कि कंजम्पशन स्लोली एंड स्टडीली बढ़ रहे हैं, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर नंबर्स अगर हम जीडीपी के देखेंगे तो इंप्रूवमेंट हो रही है, कंजम्पशन बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिखेगा। अरविंदो, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? और जैसे डिस्कवरी से प्रोडक्शन में भी 32 साल तो लग ही जाते हैं, तो उस पर कुछ आप कहेंगे? एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कॉपर के जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग होता है वो स्पेशली साउथ अमेरिका से होता है, जो हम कॉपर कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। हम्म। और साउथ अमेरिका में जो मेजर माइंस है वो काफी हद तक सप्लाई चैलेंजेस वहां पे फेस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कॉपर सप्लाई वहीं से होता है। इसके अलावा और भी दो तीन ओरिजिन्स है, जैसे मान के चलिए आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, फार ईस्ट में हो गया, और अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे माइंस एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, और वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो काफी कॉपर ऑलरेडी अवेलेबल है। बट द हम्म। पॉइंट इज देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से वो कॉपर वहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। जब हम कॉपर बोलते हैं तो कॉपर कॉन्सेंट्रेट मतलब बेसिकली ओर से खुदान करने के बाद कॉन्सेंट्रेट होता है, उसके बाद फिर माइंस तक ले जाता है, वहां पे स्मेल्टिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, फिर कॉपर के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ओके। आज की डेट पे वर्ल्ड वाइड जो मैंने बताया कि 23.5 मिलियन टन का कंजम्पशन है, वो मेजोरिटी ऑफ द सप्लाई कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। लेकिन जबकि दूसरे देश में आज के डेट पे सप्लाई होने के बावजूद भी, स्पेशली जैसे अभी अभी मैं रिसेंटली कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था और वहां पे बात किया जा रहा था कि अफ्रीकन सप्लाई को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, लेकिन अफ्रीका में जो कॉपर रिकवरी परसेंटेज है माइन से करीबन 24 से 25% होना चाहिए, वहां पे रिकवरी परसेंटेज जो है थोड़ा सा कम है। उसके चलते हुए वो उसका जो अकाउंटेबिलिटी वो बैठ नहीं रहा है और उसका कॉस्टिंग बैठ नहीं पाता है। इसके चलते हुए बाकी कंट्रीज से वो सप्लाई आ नहीं पाता है। लेकिन आगे जाकर के ये एक्सपेक्टेशन है कि सप्लाई को बढ़ाना तो है ही है, और सप्लाई को बढ़ाने के साथ साथ साउथ अमेरिकन कॉपर का जो अवेलेबिलिटी है उसको भी न्यू माइंस का एक्सप्लोरेशन करने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया सप्लाई साइड ऑफ द स्टोरी। और डिमांड साइड ऑफ द स्टोरी जो है उसका ग्रोथ एक्सपेंशन रेट, अगर कॉपर का अगर बात करें सीएजीआर बेसिस में करीबन 5 to 7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। तो मान के चलिए अगर 5 से 7% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन करते कॉपर कंजम्पशन में हर साल में, तो आज की डेट में जो 23 से 24 मिलियन टन है वो हो सकता है अगले 5 से 10 साल में वो 30 मिलियन टन के ऊपर चले जाएगा। और उसके कंपैरिजन में सप्लाई उस हिसाब से बैठ नहीं पा रहा है। उसके चलते हुए ये डेफिसिट जो है वो वाइड होते होते जा रहा है। जो हम कॉपर का प्राइस देखते हैं टिपिकली ग्लोबली हम देखते हैं एलएमई एज अ बेंचमार्क, वो करीबन 10,700 $750 जो अजय ने भी बताया वो भी मेरे स्क्रीन में है। वो हो सकता है हमको 11,000 के ऊपर भी दिख जाए। और हमारी जो इन हाउस व्यू हम बनाते हैं हमको लगता है कि डेफिसिट को कंटिन्यू करते हुए
कॉपर हमको लॉन्ग टर्म में एज इन 2026 में एक बारी $12,000 का भी आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो इंडियन मार्केट में करीबन $1,000 पर केजी हो गया है आज के डेट पे कैथोड का। और हम्म। फिजिकल मार्केट में अगर डेरिवेटिव्स ऑफ कॉपर या कॉपर स्क्रैप्स का देखें तो काफी ऊंचे स्तर पे है, और वो आगे जाकर के ये प्राइस जो है उसमें काफी हद तक उछाल देखने को उम्मीद उम्मीद कर सकते इससे ना एक और चीज याद आई, अजय सर, ये बताएं कि इंडिया में ये प्राइजेस थोड़े डिफरेंट क्यों होते हैं? जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो दुबई में गोल्ड सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, वही 24 कैरेट गोल्ड है। बाकी देशों में देख लें तो वहां से कंपेयर करें तो भी इंडिया में महंगा लगता है। ये क्या रीजन है? कॉपर में भी ऐसा ही है क्या? देखिए, डेफिनेटली प्राइसिंग पे भी आते हैं, और साथ में जो अपना पहला पॉइंट चल रहा था उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हम्म। एल्यूमिनियम। आज आप देखिए, 15 साल पहले भी, अगर हम 10 साल पहले भी जाते तो एसी जो हमारे घरों में होता था उसमें कॉपर की कॉइल्स होते थे। और हम्म। आज वही प्राइस है जो 10 साल पहले है। क्यों? नाउ कॉपर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। तो कहीं ना कहीं जो कच्चे तेल का, जैसे हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट्स आ रहे हैं, वैसे ही कॉपर के साथ एल्यूमिनियम है, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली आज मॉर्निंग में जो गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट भी आई है, वहां पे बताया कि टोटल सप्लाई जो है वो कंसिस्टेंटली बिल्टअप है। तो इसकी हम्म। वजह से डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ, कॉपर एज ए न्यू गोल्ड है, बढ़ेगा भी, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। बट जस्ट लाइक हमने अभी 50-50% की जो तेजी देखी है, हाँ, इमीडिएट में कुछ माइंस अनरेस्ट होंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं अल्टरनेट अवेलेबल्स है मार्केट में एज ऑफ नाउ, तो वो एक कारण रहेगा। सेकंड आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर हम देखते हैं तो जब भी हम कोई इंटरनेशनल कमोडिटी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 3-4 फैक्टर्स होते हैं जो कन्वर्शन से या पैरिटी के लिए रहते हैं। पहला है कि हम देखते हैं इंटरनेशनल में करेंसी का काफी बड़ा मोमेंटम रहता है। रिसेंटली हमने देखा डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी गिरावट भी आई है। रुपया भी काफी इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दिया मिड ऑफ, अगर हम 2025 की बात करें तो वी वर अराउंड लेट से 84 50 के आसपास। आज हम क्लोजर टू 89 है। तो कहीं ना कहीं करेंसी के अंदर भी जैसे रुपये में जो वीकनेस आती है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगेन आता है टैक्सेशन के ऊपर। आज अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में सोने को कंपेयर करते हैं जब दुबई से, तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है ड्यूटी को लेकर ही। पिछले साल अगर आपको ध्यान हो तो जुलाई के अंदर हमने ड्यूटी एडजस्टमेंट में ही गोल्ड के अंदर काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, लगभग 9% का। तो आज भी अगर हम देखें तो बुलियंस के अंदर ग्लोबल मार्केट के मुकाबले डोमेस्टिक मार्केट में एक इंपोर्ट ड्यूटी काफी बड़ा फैक्टर है। सेकेंडली करेंसी फैक्टर ये रहता है, इसकी वजह से हम डिफरेंसेस देखते हैं। बट इन केस ऑफ हम बेस मेटल्स की अगर बात करते हैं तो सिंपल है, वहां पे हमें जो डिनोमिनेशन है उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं, और रुपया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक जब तक रुपए में मोमेंटम है उसका इम्पैक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में प्राइजेस पे आते हुए देखते ठीक है, जो आपने बातें बोली उसमें से मैं दो चीज निकालती हूँ कि एक तो सब्स्टिट्यूट की एल्यूमिनियम की बात। आई थिंक एल्यूमिनियम के बारे में मे बी अरविंदो जी भी बताएंगे कि शायद ज्यादा फ्लेमेबल है, ये भी एक रीजन है। और आई थिंक कंडक्शन का थोड़ा चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं दोनों में। लेकिन एलॉयज भी आई थिंक बन जाएंगे इस टाइप के कि कॉपर को रिप्लेस कर सके। मतलब जो चीज हम गोल्ड और सिल्वर में देखते हैं, जो प्रेशियस मेटल्स हैं, वो वाली बात कॉपर के प्राइसिंग में तो नहीं होने वाली। और बिंदु, आप क्या कहेंगे? और एक और चीज मैंने निकाली, जो अजय जी बोल रहे थे कि इंपोर्ट ड्यूटी का जो डिफरेंस होता है, तो जो ये यूएस के जो टैरिफ्स के बाद, क्या जो मतलब वो तो चाहते थे कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े यूएस में, और इसलिए उन्होंने कॉपर पे जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेसिकली बढ़ाने के लिए उन्होंने वो टैरिफ्स लगाए हैं। लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ेगा यूएस में वैसे? हैं। रिगार्डिंग कॉपर का अगर बात करें, दो चीज बात करते हैं। लास्ट ईयर जब हमारे बजट डिसीजन हुए थे इंडिया में, वहां पे कॉन्सेंट्रेट्स के ऊपर जो 2.5% का कस्टम ड्यूटी लगता था वो उसको जीरो कर दिया गया। हम्म। उससे ये समझ में आता है कि जब हम कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया इंडिया इज नेट इंपोर्ट डिपेंडेंट कॉपर के वजह से, तो कॉन्सेंट्रेट कॉपर का जो ड्यूटी है वो जीरो हो गया था। तो टेक्निकली अगर देखा गया तो हमारे लिए थोड़ा सस्ता होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो कॉपर के कैथोड्स होते हैं, तो टिपिकली जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है कॉपर को, वो हम आज के डेट पे अगर एफटीए रूट के हिसाब से अगर जापान से इंपोर्ट करते हैं तो हमको सस्ता लगता है क्योंकि ड्यूटी नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कॉपर कहीं से फाइंड कॉपर रिफाइंड कॉपर कहीं और से इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी फैक्टर आता है। तो जैसे मैंने बताया कि जिस हिसाब से हमारा डिमांड है और जो
क्वांटम में इंपोर्ट होता है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है, उसके वजह से इंडियन मार्केट्स जो है थोड़े से प्रीमियम में चलते हैं। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, जैसे आज की डेट पे कॉपर का रेट मान के चलिए डॉलर टर्म्स में $10,600 पर टन है। अब उसको मैं अगर कन्वर्जन करता हूँ तो जो भी आईएनआर में आएगा, सिंपल बात है, $10,600 को आप रुपये में कन्वर्ट कर लो और उसको केजी में कन्वर्ट कर लो, तो मान के चलिए ₹950 केजी आ गया। उसके हम्म। बाद जो डोमेस्टिक प्रीमियम डिस्काउंट फैक्टर जो आ जाते हैं, वो एक चीज जो जुड़ जाता है। इनफैक्ट अगर किसी को हिंडाल्को से भी माल लेना होगा या अदानी से माल लेना होगा तो उसको और डोमेस्टिक प्रीमियम्स भी जोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो 950 960 का भाव जो पर केजी चलता है, उसके साथ अगर हम डोमेस्टिक प्रीमियम भी जोड़ते हैं तो उसका रेट जो है मान के चलिए ₹1,000 पर केजी के ऊपर आ जाता है। तो ये एक मेजर फैक्टर हो जाता है कि आपका डोमेस्टिक प्रीमियम जो इंडिया के लिए फैक्टर इन करता है, वो प्रीमियम चाइना के लिए कुछ और है हो, या दूसरा कंट्री के लिए कुछ और हो। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, कि इंडियन मार्केट में जो आज के डेट पे कॉपर प्राइस है, जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव है ग्लोबल प्राइसेस से। ये हम्म। ऊपर नीचे होते हैं। आज के डेट पे अगर हम देखें एमसीएक्स पे जो कॉपर प्राइस चल रहा है, वो एलएमई के कंपैरिजन में अगर देखें, 200-250 डॉलर जो है पर टन के हिसाब से सस्ता चल रहा है। लेकिन 6 महीना पहले अगर हम देखें तो हो सकता है वो ट्रेंड उल्टा था। मैंने इसे उल्टा था मीन्स एलएमई का भाव सस्ता था और एमसीएक्स का भाव ऊपर था। तो ये डिमांड सप्लाई प्लस प्रीमियम डिस्काउंट के फैक्टर को कंसीडर करते हुए डोमेस्टिक प्राइस जो है ऊपर नीचे होते हैं, राइट। अब कमिंग बैक टू योर टैरिफ वाली जो लॉजिक आपने बताया, जो August 1 को इम्प्लीमेंट किए थे मिस्टर ट्रम्प ने, कि अगर हम्म। किसी को यूएस में इंपोर्ट करना होगा तो उसको टैरिफ लग जाए, राइट। लेकिन उन्होंने एक क्लॉज भी डाल दिया था, अगर रिफाइंड कॉपर दैट इज कैथोड कॉपर के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगना है। इसका मतलब अगर हम यूएस का जो मेजर एक्सचेंज है दैट इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, और जो हम टिपिकली कहते हैं कॉमेक्स, वहां पे जिस हिसाब से स्टॉक अभी लगी हुई है, करीबन 3.5 लाख टन का कॉपर का स्टॉक जो है एक्सचेंज में पड़ी हुई है, वो इतनी एक्सपेंसिव हो जा रहा है कि बाकी दुनिया के लोग जो है वहां से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो वो हम्म। स्टॉक जो है आज के डेट पे वहां पे खपत होने वाला है। और जो ट्रम्प का जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, तो उनका टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन करने का वजह ये हुआ कि डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। दैट इज हम्म। देयर एक्सपेक्टेशन। लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बाकी दुनिया में थोड़ा बहुत हलचल मच गई है। लेकिन इंडिया पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। जी। तो वही अगर लंदन की बात करें, लंदन एमई पर तो आई थिंक 66% इन्वेंटरीज कम हो गई हैं कॉपर की। जी, तो काफी हद अगर तक कम उसको हो गई कंपेयर है। करें यूएस से हाँ, एक्चुअली दो चीज अपने को स्टडी करना होगा जब हम एलएमई स्टॉक्स देखते हैं। तो 60 to 75% स्टॉक्स जो है डिप्लीट हो गए हैं। डिप्लीट होने का वजह ये हुआ कि वहां से स्टॉक निकल गए हैं। तो हम्म। टैरिफ से पहले ये सारे स्टॉक निकल गए हैं, और ये सारे स्टॉक जाकर के आज के डेट पे कॉमेक्स इन्वेंट्री में बैठ गए। क्यों ऐसा हुआ? कि एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल रही थी ग्लोबल हम्म। इन्वेस्ट ट्रेडर्स को, कि आप लंदन से कॉपर ले लो और यूएस में डिप्लॉय कर दो। लेकिन ये कुछ हद तक लोगों को बैकफायर भी कर दिया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि ट्रम्प जो है वो कॉपर के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन नोबडी हैड थॉट कि हम्म। कैथोड के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। उसके हम्म। वजह से ये जो है थोड़ा सा इक्विलिब्रियम खराब हो गया है। तो आज की डेट पे लंदन में स्टॉक तो कम हो ही गया है, तो रीस्टॉकिंग हो नहीं पा रहा है क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जा रहा है। और कोई चाहता नहीं कि यूएस से इंपोर्ट करने, क्योंकि वो एक्सपेंसिव कॉपर है। तो ये हम्म। आगे जाकर 2-4 महीना जो है इन्वेंट्री एनालिसिस अगर हम करें, कॉमिक्स का स्टॉक्स एंड लंदन का स्टॉक्स एंड एलएमई का स्टॉक्स, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मिस इक्विलिब्रियम रहेगा और काफी डिस्टर्ब रहेंगे। रही बात एमसीएक्स की स्टॉक जो है, हम बहुत कुल मिला के 1,000 टन का स्टॉक हमको यहाँ पे देखने को मिलता है एमसीएक्स में। वो मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत जापानीज कॉपर कैथोड जो है वो डिपॉजिट होते रहते हम्म। हैं। जी। ओके। तो अजय जी, जैसे इसमें जो प्रोग्राम में चर्चा में समझ में आ रहा है कि जो कॉपर है उसका इस्तेमाल आगे जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो आपकी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस हैं, ईवीज हैं, चार्जिंग स्टेशंस हैं ईवी के, सोलर पैनल्स हैं, या फिर विंड टर्बाइन्स हैं, इन सब में इस्तेमाल होगा। सेमीकंडक्टर चिप्स में कॉपर इस्तेमाल होता है, एआई डेटा सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है। तो
साथ ही जो वॉर्स चल रहे हैं, चाहे वो हम देखें यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, या फिर मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि इसराइल के साथ जो चल रहा है, तो ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसमें भी बहुत कॉपर का इस्तेमाल होता है। क्या ये भी आगे कॉपर के जो प्राइजेस हैं उसको आगे ही लेके जाएगा? देखिए, एक्चुअली आज के जो हम लोग जिनसे पे बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने एक रिपोर्ट देखी थी इन 2015-16, जहाँ पे हमने देखा था कि डिफेंस के अंदर ऑर्डर बुक साइज जो है वो एटलीस्ट 150 टाइम्स बढ़ गए थे। काफी यूरोपियन की बात करें, यूएस की बात करें, बट आई थिंक जो लास्ट 1050 डेज से जो लड़ाई चल रही है वो अब तक की सबसे, हमने लास्ट 20 ईयर्स में इतनी बड़ी डायरेक्ट हमने लड़ाई नहीं देखी। तो आई थिंक काफी कंजम्पशन निकल चुके हैं, लेकिन आई थिंक जो ड्राइवर रहने वाला डिफेंस से डेफिनेटली एज ऑफ नाउ जो माहौल बना हुआ है उसके अंदर डेफिनेटली जाएगा जरूर। लेकिन आई थिंक उससे बड़ा जो रहेगा वो हम बोल सकते हैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंजम्पशंस आ रहे हैं। बट आई थिंक डिफेंस एज ऑफ नाउ ये पिकअप जरूर करेगा, बट ओवर द पीरियड अगर हम, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब जीत कर आए थे तो उनका एक ही एजेंडा था कि ये जो वॉर हो रहा है ये सब मैं बंद कर दूंगा। और हमने 2 दिन पहले देखा भी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी सीज फायर कंफर्मेशंस आए हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन पे प्रेशर किया जा रहा है कि हम सेकंड लाइन ऑफ सेक्शन ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि वॉर को यहाँ पे थामा जाए। तो आई थिंक नाउ लास्ट 4 साल से जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे धीरे धीरे आगे जाकर अगर पीस थोड़ा बहुत आता है तो वहां से कोई बड़ा डिमांड मुझे नहीं लगता है कि पिकअप करेगा। रादर देन जब इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ जाएगी तो हम्म। कंजम्पशन और ज्यादा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा। और आई थिंक यहाँ पे जैसे अरविंदो ने भी कहा कि ओवरऑल जो कंजम्पशन है जो लीडिंग इकोनॉमी से, वहां से और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रादर देन हम डिफेंस की साइड जाए तो ग्रोथ आई थिंक कुड बी। अच्छा, इसमें एक इंडिकेटर भी जैसे मैं देखता रहता हूँ, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल S&P 500 वर्सेस, अगर हम गोल्ड की बात करें, या रिसेंट में एक चर्चा में भी जो आया था वो सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड या निफ्टी वर्सेस गोल्ड है, ये काफी हम्म। इन्वर्टेड हो चुके हैं। दैट मीन्स गोल्ड कॉस्टलियर है, या अदर वर्ड में मैं रखता हूँ तो गोल्ड सिल्वर रेशियो का एग्जांपल ले लेते हैं कि पिछले 50 सालों में ये रेशियो 30 और 90 के बियॉन्ड जाता नहीं है। कोविड में 126, या अप्रैल में हमने 107 आते हुए देखा। अब जैसे जैसे ये रेशियो नीचे जा रहा है, ये दर्शाता है कि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी वो गोल्ड में अब डिस्काउंट हो चुकी है, अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और जब भी अनसर्टेनिटी कम होगी तो इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी। तो जहां पे हम एनर्जीज की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, चाहे कॉपर है, चाहे कच्चा तेल है, या मेटल्स है, तो आई थिंक ग्रोथ साइड कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा रादर देन डिफेंस साइड। हाँ, तो मतलब ये मान के चलें कि अगर इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो इक्विटी मार्केट की बजाय कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि नेक्स्ट वहीं पर अब रैलीज होने वाली है, राइट? मैं उसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। देखिए, अब तक फ्रेंकली जैसे इंडिया में मैं बहुत जगह से बात भी करता हूँ, तो डू वी रियली बाय गोल्ड सिल्वर? तो आंसर इज नो, बिकॉज हम हम्म। लोग जनरली कंज्यूम करते हैं। आज अगर मेरे गले में सोने की चैन मैंने 60,000 में लिए, तो आज 120 पे जाकर मैं ज्वेलर को नहीं बोलूंगा कि देख मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, अब बेच दूं मैं। भेज दो, तो हम हाँ। लोग कमोडिटीज को कंज्यूम करने के लिए लेते हैं, बट लास्ट 5-8 ईयर्स में वी हैव अंडरस्टैंड कि जिस हम्म। ढंग से प्रोडक्ट्स इंडिया में आए हैं, तो यस, हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कमोडिटी को देख सकते हैं। हम्म। सेकेंडली, अब अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड के अंदर भी मल्टी एसेट आ चुके हैं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी इस चीज को रियलाइज किया है कि अगर हमारा डाइवर्सिफिकेशन 20% तक, अगर कमोडिटीज में, आज भी कमोडिटी में हम लोग खाली बुलियंस को जानते हैं, बट हम्म। एनर्जी एनर्जी भी हो सकता है, एग्री कमोडिटी अब तक अनटच रहा है। तो आई थिंक धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया कि इट्स नॉट अबाउट पुटिंग ऑल योर एग्स इन इक्विटी और कमोडिटी, इट्स ए हम्म। कॉम्बिनेशन। तो आई थिंक 20%, 25% तक का भी अगर एक्सपोजर अगर जाता है कमोडिटी में, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का जो अल्फा है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा, और जो बीटा मतलब वॉलिटिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ऑफसेट होते हुए दिखाई देगी। तो आई थिंक 20% शुड बी देयर। ठीक है, अजय जी ने तो बता दिया। अरविंदो, आपसे आखिरी क्वेश्चन यही है कि आप क्योंकि कंसल्टिंग में भी हैं तो बताएं कि हमारे जो अभी दर्शक देख रहे हैं उनको कॉपर की ये बढ़ते प्राइजेस का किस तरह से फायदा उठाना चाहिए, किस तरह से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितने टाइम तक करना चाहिए, और कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो करना चाहिए। और देखिए कॉपर ही थोड़ा। नहीं, अगर आपको लगता है कि एक दो और कोई मेटल्स हैं जो आने वाले टाइम में आगे बढ़ेंगे, अगर आप उनके बारे में बताना चाहें। जी जी सुनिए जी, द फैक्ट इज दैट जब हम कॉपर में इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं,
या कोई और मेटल में एक्सेप्ट गोल्ड सिल्वर में जब इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, तो इंडियन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो है आज भी उतने एक्वेंटेड है नहीं कि मैं गोल्ड सिल्वर के आगे कुछ और कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं। हम्म। टिपिकली मैं एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, लेकिन डायनेमिक्स काफी बदल गए हैं जो हमने पिछले आधे घंटे में डिस्कशन किए हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड है और सिल्वर है। आप देखिए ना, सिल्वर कितने साल के बाद ईटीएफ लॉन्च हुआ इंडिया में, वो आज आज के डेट पे ट्रैक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए आ रहा है। हो हम्म। सकता है अगले कुछ सालों में या महीनों में सेबी ग्रांट करता है कि ईटीएफ कॉपर का भी आ जाए या क्रूड का भी ईटीएफ आ जाए, तो बहुत इजीली हमको रिटेल पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में उस तरह का प्रोडक्ट जब है नहीं और फिर भी किसी को कॉपर में इन्वेस्टेड होना चाहिए, मेरे ख्याल से हमारे पास एक ही एवेन्यू है कि आपको, तो मैं हम ये नहीं बताएंगे फिजिकल कॉपर 10 किलो या 50 किलो खरीद के रख लो। तो द बेस्ट एवेन्यू इज दैट यू हैव डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स टू ट्रेड। ऑब्वियसली जब हम डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं कॉपर में, तो यू कैरी दैट इक्विवेलेंट रिस्क ऑफ ट्रेडिंग द डेरिवेटिव्स। बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कॉपर को भी ध्यान रखना चाहिए, नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। आप 2-4% जो है आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, दोज हु अंडरस्टैंड कॉपर वही अपने पोर्टफोलियो में कॉपर रखें, और जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है और वो बाई डिफॉल्ट गोल्ड 10-20-25% भी गोल्ड में रखते हैं पोर्टफोलियो में, उनको इतना इम्पैक्ट करता नहीं, क्योंकि कुल मिला के वो जो जेनरिक ट्रेंड जो है गोल्ड में वो सबको समझ में आता है, और गोल्ड पोर्टफोलियो में रहना कोई गलत बात नहीं। लेकिन जिनको कॉपर रखना होगा पोर्टफोलियो में, तो उनको समझना पड़ेगा कॉपर को अच्छी तरह, इसके बाद रखें। लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में अगर बात करें, 1,000 रुपया पर केजी हो सकता है कल 1100 हो जाए या 1200 हो जाए, क्वांटिफाइंग द रिटर्न्स वो अच्छा दिखेगा, लेकिन रिस्क भी उतना ही एसोसिएटेड है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, अगर किसी को पोर्टफोलियो मिक्स करना है, 4-5% कॉपर जो है आप डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स लेकर के रख सकते हैं, या ग्लोबली कोई ईटीएफ फंड में जहां पे कॉपर एक्सपोजर है वहां पे आप वो कॉपर ईटीएफ ले सकते हैं। जी, तो इंतजार रहेगा कि कॉपर का ईटीएफ भी कब आता है भारत में। आखिरी सवाल आपसे भी अजय जी की, कोई कंपनीज भी हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉपर की? हालांकि सेबी रजिस्टर्ड ही बता सकते हैं इनको, लेकिन फिर भी आप कुछ बताना चाहें। देखिए, इसमें मैं दो चीज रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो अरविंदो ने भी जो चीज कही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंडियन नेवर थॉट के कमोडिटी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। हम्म। फ्रेंकली हम ओल्ड बुक जब पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप 4 to 5% गोल्ड में एक्सपोजर रखिए, जबकि रियली आई एम हैप्पी के अरविंदो भी वही व्यू रखता है कि 20-25% तक भी आपको एक्सपोजर्स बढ़ाना चाहिए। तो आई एम अंडर इम्प्रेशन के यस, अभी भी लोगों ने पोटेंशियल ऑफ कमोडिटी नहीं देखी। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ सबको, कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती। तो जितना इजी हम इक्विटीज को आज समझ रहे हैं, उससे बेटर कमोडिटी है। सेकेंडली, कभी भी जब मैं भी स्टॉक्स पे देखता हूँ, तो मैं भी ये देखता हूँ मैक्रो से माइक्रो की तरफ आते हैं तो एक्शंस काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हम्म। डेफिनेटली मुझे लगता है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स ने जिस दिन से रैली अप किया है, तो आई थिंक आने वाले टाइम में मेटल स्टॉक्स के अंदर भी काफी अच्छी रैली आ सकती है। मैं टारगेट्स तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं जिस ढंग से रैली देख पा रहा हूँ, तो आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर रिसेंटली अपने 300 के ऊपर देखे हैं, काफी अच्छा सेटअप भी है। मुझे लगता है करीबन यहाँ से एटलीस्ट 12-15% की रैली हम हिंदुस्तान कॉपर हो गया, वेदांता हो गया। हाउएवर, जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक आपको मैनेजमेंट का कॉल भी देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट कैसी है। बट आई थिंक नालको, जितने भी ये स्टॉक्स है, आई हम्म। थिंक ये काफी अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी देने के लिए। और आई एम प्रीटी श्योर कि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, अब वो कॉपर की रैली, मेटल्स की रैली मिस नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।